You can let me know when to start. Okay. So hi everyone. Thank you for joining us. So today we have Dr. Salima with us, and Dr. Salima is a trained health advocate and have been moderating and doing awareness sessions as a speaker since last 10 years. So today our topic is daily routine, how to manage daily routine during pregnancy. So Dr. Salima will be talking about that, how we can maintain our daily routine and how its impact on our child. So hand over to you, Dr. Salima. Hello everyone and Assalamu alaikum. I hope you all are doing good, and it's indeed a pleasure to join you guys again with another session series. Or I'm very thankful to Mona for having me here yet again. Today's topic is, I think, very important. I'll connect with you guys in both of the languages. I'll be bilingual. जो हमारे viewers Facebook पे भी देख रहे हैं, ताकि उनको भी समझ आए कि हम क्या बात कर रहे हैं. And always मेरा focus ये होता है कि less presentation, much we can interact with the audience, और वो भी हम करेंगे साथ साथ. So आज का topic है how to manage daily routine during pregnancy. How you can all see on my screen, and it is considered as prenatal care. So what is actually prenatal care? Let's have a look at it. But before that, I would like to have a quick recap on what we'll be discussing today in our presentation. पहले तो विल डिस्कस कि प्रीनेटल होता क्या है. प्रीनेटल, ठीक है, इस टर्म पे हम बात करेंगे. उसके बाद डेली रूटीन सिनेरियोज, वो कौन से सिनेरियोज होते हैं जिनमें जो है वो हमें डेली रूटीन में उस मैनेजमेंट की जरूरत होती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं. ठीक है, तो आज का हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बीइंग अ प्रेग्नेंट and managing your daily routine is very hassle come task. So वो कैसे हम करेंगे, we'll discuss about it, and then we'll be discussing few steps towards a healthy pregnancy. So I just want you all to have a look at few of the things before going further. So it was a quote which was written on my brochure as well, that the life of a mother is the life of a child. हम ये समझते हैं कि एक माँ जो होती है वो उसका सिर्फ काम उसको अपने आप को देखना होता है, या फिर शायद वो इतना ज़्यादा कंसर्न बाकी चीज़ों के लिए नहीं होती. लेकिन मैं एक बात बता दूँ, वो 9 माह के अंदर माँ जो करती है, जो वो सोचती है, जो वो बात करती है, जो वो खाती है, वो हर चीज़ उसके बच्चे को जा रही होती है. इसकी हम एक छोटी सी एग्जाम्पल ये लेते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है और माँ जब बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, तो अक्सर उस बच्चे को जब पैदा होता है तो उससे कहते हैं कि उसकी माँ की वजह से हो सकता है उसको वो गुस्सा आ गया, क्योंकि हो सकता है उसकी माँ बहुत डिस्टर्ब रही हो, या हो सकता है उसकी माँ बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में रही हो. तो बच्चा बहुत स्ट्रेसफुल होता है, ये बहुत इमोशनल हो जाता है. और अगर देखा गया कि बच्चा माँ बहुत ज़्यादा हंसमुख होती है, या शी इज़ वेरी लाइवली लेडी, तो यूजुअली देखा गया है कि उस बच्चे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक कामनेस, एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाला जो है ना मोड आता है. तो माँ के नर्वस सिस्टम से बड़ा लिंक है उसके इमोशनल, उसके जो चैलेंजेस होते हैं उससे बड़ा लिंक एक बच्चे का. तो वी हैव एक्चुअली टेकन द लाइफ ऑफ मदर इन लिंक विद द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड. And the key message would be, a child starts to understand while it is still in the womb. The pregnant women should read holy discourses and meditate this very to have a positive impact or effect on the mindset of a child. ये एक छोटा सा मैसेज है. जिस तरह मैंने एक हार्ट साइंस में देखा कि इस पिक्चर के अंदर है, ये मुझे बहुत मोटिवेट किया की मैसेज, कि जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तब से वो बाहर आते तब तक बच्चे के अंदर जो माँ के अंदर जो होता है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होता है. तो अगर हम ये कहते हैं कि वो माएँ जो यूजुअली लैंग्वेजेस सीखती हैं ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, देखा वो गया है कि उन बच्चों के अंदर बहुत जल्दी डिफरेंट लैंग्वेजेस को ग्रास्प करने की कैपेसिटी होती है. ठीक है, ये तो कुछ एक फैक्ट्स है जिस पे हम बात कर रहे हैं. स्टार्ट में हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि अब वो डेली रूटीन कैसे सेट कर सकती हैं कि ये सारी चीज़ें उन बच्चों में ट्रांसफर हों. तो पहले ये देखा गया कि वो माँ जो एक लैंग्वेज सीख के, यानी अपनी लैंग्वेज बोल के, और अपनी 9 माह के अंदर उसने टाइम गुजारा, तो देखा गया कि वो बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें वही वाली ट्रांसफर जो माँ ने की है, या वो लैंग्वेज थी. लेकिन वो माँ, रिसर्च कहती है कि जिसने 5 लैंग्वेजेस सीखी, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश, उर्दू और अपनी कच्ची या जो भी वट एवर मदर लैंग्वेज थी उसकी, वो उसने बोली, तो उसमें देखा गया कि वो बच्चे के अंदर इतना फौरन से ग्रास्प एक पावर आ गया कि वो बच्चे ने फौरन से जो है ना
एक स्पंज की तरह, मारिया मोंटेसरी कहती है एक स्पंज की तरह दिमाग होता है बच्चे का, वो ग्रेस्प कर लिया। तो 0 to 5 ईयर्स की इतनी क्रूशियल ये एज इसलिए बोला गया है कि इस एज के दौरान जो है बच्चा हर चीज सीखता है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ अपना माइंडसेट, अपने आप को मेडिटेट करे, अपने डिस्कोर्सेस को होली वर्सेस की तरफ रेफर करे, ताकि बच्चा जो है वो इन चीजों से बहुत ज्यादा जो है इफेक्टिवली कैच करे, ठीक है। आगे हम देखेंगे, मैंने टर्म की बात की प्री नेटल केयर, हम बार बार बात कर रहे हैं प्री नेटल केयर, प्री नेटल केयर है क्या ये प्री नेटल केयर? सो प्रेगनेंसी केयर कंसिस्ट ऑफ प्री नेटल बिफोर बर्थ, यानी बच्चे की पैदाइश से पहले कुछ हेल्थ केयर होती है जो एक्सपेक्टेड मदर्स कर रही होती हैं, ठीक है। और इट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग टू एंश्योर अ हेल्दी प्री प्रेगनेंसी एंड लेबर एंड डिलीवरी फॉर मॉम एंड बेबी, यानी कि पैदाइश से पहले का टाइम। एक टर्म होता है पोस्ट नेटल, पैदाइश के बाद, एक होता है प्री नेटल, पैदाइश से पहले। सो ये बहुत जरूरी है कि सारी माँ ये पहचान ले कि हमें पैदाइश से पहले कौन से जो है काम करने हैं, ठीक है। अब हमने बात की अपने सेशन के अंदर कि डेली रूटीन सिनेरियोज, मैं इस स्लाइड पे थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगी क्योंकि ये हमारे आज पूरे सेशन का एक जिस्ट है। यूजुअली ये बात की जाती है, लोग कहते हैं कि डेली रूटीन्स कैसे सेट करें, और प्रेगनेंसी एक बहुत ज़्यादा टफ एक टाइम होता है हर मदर के लिए। इंडीड इट्स अ वेरी टफ टाइम, और हर किसी को जो है वो इस चीज़ में कभी कभार बहुत चैलेंजेस होते हैं। और बीइंग अ मदर मैंने ये शायद बहुत रिसेंटली जो है वो फेस किया, और मैंने चीज़ों को ये रियलाइज़ किया कि एक फीमेल की अडेप्टेबिलिटी उसको इन चीज़ों से निकाल सकती है। आई डोंट थिंक सो, रादर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट कि ये बहुत एक मुश्किल टास्क है और मैं कैसे उसको कवर अप करूंगी और मैं कैसे इसको आगे लेकर चलूंगी, अगर बच्चा मेरा होगा तो मैं उसके बाद क्या करूंगी, और ये ओवर थिंकिंग वाला जो एक चीज़ है और विमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन, अगर हम उस चीज़ को लेकर चलेंगे तो हमारा डेली रूटीन हम कभी सेट नहीं कर सकते। अब डेली रूटीन किस तरह होता है, कौन से सिनेरियोज होते हैं? दो तरह के सिनेरियोज होते हैं, या तो आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं या आप विदाउट जॉइंट फैमिली, यानी कि आप एक सिंगल फैमिली है, यानी कि आप अपने हस्बैंड, बच्चों या सिर्फ अपनी जो है सास ससुर के साथ रह रहे हैं या अपनी नंद के साथ रह रहे हैं। ज्यादा आपकी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं है जिसमें आपकी देवर, देवरानी, जेठानी, मतलब एक एक्सटेंडेड फैमिली, जॉइंट फैमिली नहीं है आपकी। तो पहले तो हम सिनेरियो देखेंगे एक जॉइंट फैमिली का, ठीक है, एक एक करके हम लेके चलेंगे। अगर तो मदर जो है हाउसवाइफ है तो वो क्या अपना सिनेरियो रख सकती है, अपना किस तरह से रूटीन रख सकती है डेली का एक जॉइंट फैमिली के अंदर, ठीक है। हम एक एक करके लेके चलेंगे। वो माएँ जो ये कहती हैं कि मैं जॉइंट फैमिली में हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ और मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं कैसे अपनी प्रेगनेंसी को जो है वो अच्छी तरह लेकर चलूँ कि मैं बहुत पॉजिटिवली भी लेकर चलूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम भी ना हो। वैसे तो कोई प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं कि कभी ना हो, लेकिन किस तरह से हम जो है वो इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप हाउसवाइफ है तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छा टाइम है कि आप जो है वो अपना खाने पीने और अपने टाइम की रूटीन को सेट कर सकते हैं। इसका रीजन ये कि आप बाउंड नहीं है अपने वर्क प्लेस पे, यानी कि आपको अपने बॉस को ये जवाब नहीं देना कि मैं अब खाना नहीं खा सकती, मेरे इतने बजे की दवाई है, या ये मैं इतने बजे का मेरा वॉक का टाइम है। ये आपके पास एक तरह से हाउसवाइफ के पास अगर एक घर का लोड होता है तो उसके पास एक ये फायदा भी होता है, ठीक है। हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमेशा जो है वो आपकी जो है वर्किंग वुमेन बहुत प्रेशर्स में होती है या बहुत ज्यादा हाउसवाइफ प्रेशर्स में होती हैं। आई थिंक दे बोथ हैव इक्वल पार्ट ऑफ जॉय एंड एक तरह से प्रॉब्लम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हाउसवाइफ जो है वो अपने टाइम को कंपनसेट करती हैं। अर्ली मॉर्निंग उठना और जल्दी रात को सो जाना एक उनके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए, नंबर 1 थिंग, ठीक है। और सबसे पहली बात, बहुत सारी मदर्स जो होती हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो ये पूछती हैं कि जो है वो हम सुबह को जो है वो क्या करें सबसे पहले उठ के। तो सबसे पहले तो आपने, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में आपको कोई शिकायत है वॉमिटिंग वगैरह की, तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी मेडिकेशन, लेकिन खाली पेट नहीं लेनी है आपने कोई दूध ले लेना है या कुछ समथिंग कुछ लेके और पानी पी के और अपनी दवाई ले लेनी है, ताकि आपका दिन जो है वो पूरा एक स्मूथ जाए। जब आपने अभी दवाई ले ली तो आपने एक अच्छा ब्रेकफास्ट लेना है। अब आप ब्रेकफास्ट की बात करते हैं डेली रूटीन में कि क्या खा सकते हैं आप, किस तरह से आप पहले अपने ब्रेकफास्ट में फोकस कर सकते हैं। तो मैं आगे भी बताऊंगी आपको, लेकिन एक हम जल्दी से एक रिकैप जब कर रहे हैं तो हम बात करते हैं कि आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप समझते हैं कि रात को बहुत लेट हो जाता है और अगर आप रात को हैवी चीज नहीं एक्सेप्ट कर सकती आपकी बॉडी, तो डोंट टेक फूड्स एट नाइट, टेक फूड्स इन द मॉर्निंग अलोंग विथ योर हेल्दी ब्रेकफास्ट। यानी अगर आप एग ले लेते हैं
मैं बॉयल एग की बात नहीं करी, मैं फुल फ्राई यानी आपका जो ऑमलेट होता है उसकी बात कर रही हूँ। आप वो ले सकते हैं, ठीक है, और दही ले सकते हैं, दिस इज वेरी वेरी गुड फॉर योर किड्स। और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको हम ये भी कहते हैं कि नारियल का अगर वो पानी पी लें तो वो भी उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। तो ये चीज़ें हैं जो वो अपनी ब्रेकफास्ट के अंदर रख सकती हैं। चाय पी सकती हैं, बहुत ज़्यादा भी चाय ना पिए, लेकिन इतदाल में इन बैलेंस एवरीथिंग इज रियली गुड, ठीक है। जब वो ये सारा करके उसके बाद वो अगर चाहती है कुछ अपना काम निपटाना घर में तो वो घर का काम कर सकती है। एक मेरे पास इस सेशन के दौरान कुछ क्वेरीज भी आई थी इनबॉक्स में और मैं चाहूंगी उनको भी साथ साथ में लेके चलूं। बहुत लोगों ने ये भी कहा मुझे कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं जो हूँ अपने घर के कामों, किचन के कामों से फारिग हो, तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि आपकी इस तरह से एक टाइम टेबल सेट होनी चाहिए कि आपके इतने आवर्स जो है किचन में हो, और अगर आप बहुत ज़्यादा हीट की तरफ हैं जहाँ आपके बहुत स्वेट हो रहे हैं या आपको बहुत पसीना छूट रहा है तो आपने मेक श्योर करें थोड़ा थोड़ा ब्रेक्स में आप पानी पिए, यानी बैठ के आप पानी पी लें ताकि आप जितना डिहाइड्रेट होते हैं उसको आप रीहाइड्रेट कर सकें, ठीक है, पानी पी के। और मेक श्योर करें कि आप जो है वो ज़्यादा लंबा ना खड़े रहें कामों के दौरान। अगर आप कुछ कटिंग का काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं रूटीन में तो आप उसको बैठ के जो है वो करें। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम जो है वो खड़ा ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको हाइपो भी हो सकता है, हाइपोटेंशन वगैरह, और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। और कुछ लोगों में देखा गया है कि जो है वो वेरिकोज वेन्स जो होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, उनका भी प्रॉब्लम होता है। तो उनमें ये सजेशंस दी जाती हैं कि आप लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क ना करें, चाहे वो वर्किंग वुमेन्स हो या चाहे वो हाउसवाइफ्स हो। सब में ये कहा गया है कि आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि आप लॉन्ग स्टैंडिंग जो है वो काम ना करें। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है कि जो है वो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाउसवाइफ्स होने के साथ साथ आपका एक और काम ये भी होता है कि आप इस चीज़ को एक टेंशन ना बना लें कि मैं काम करती रहूंगी तो मेरे बच्चे पे बहुत असर होंगे। आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस, आई वॉज housewife come a working women come a lot of social worker things as well। तो मैं as philanthropist के साथ भी काम कर रही थी और बहुत सारे और भी चीजें थी। लेकिन what I have seen in my life कि अगर आप जितना एक्टिव रहते हैं उतना आपका बच्चा खुद एक्टिव होता है। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि ओ माय गॉड मैं एंड के टाइम में भी काम अगर करूंगी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं आखिरी दिनों में काम करूंगा तो मुझे ब्लड प्रेशर हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, इस तरह विमेन्स बहुत सोचती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक है अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर ना करें, लेकिन ये भी नहीं कि आप पूरा वक्त बेड रिडन हो जाएं, यानी आप आराम ही करते रहें कि आखिर में आपका जो केस है वो सी सेक्शन की तरफ चला जाए। जितनी माएँ एक्टिव होंगी इतना ज्यादा रूटीन इनका इजी बनेगा, इतना इजी रूटीन होगा इतना ज्यादा उनकी डिलीवरी ईज में होगी, ठीक है, और उनको पता ही नहीं चलेगा उनके 9 मंथ्स इस तरह निकल जाएंगे कि वो कहेंगे कि वाकई हमारी प्रेगनेंसी बहुत स्लो एंड स्टेडीली निकल गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखें और आप अपने आप को बिजी रखें। अब एक रूटीन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब आपका अगर दोपहर का टाइम आ गया, आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा दोपहर का टाइम जो है वो मेरा एक नैप का टाइम है। बीइंग अ हाउसवाइफ, अभी हम फर्स्ट वाली उस पर बात करें, बीइंग अ हाउसवाइफ अगर आपको रेस्ट करने का टाइम है तो आप मेक श्योर करें कि आप दोपहर को एक अच्छा नैप ले लें 2-3 आवर्स का। दैट इज इनफ फॉर यू फॉर अ डे। अगर आप जल्दी सोते हो जल्दी उठते हैं तो अगर आप दोपहर को नैप ले लेंगे दैट विल बी एन एडेड बेनिफिट टू यू। अब आप दोपहर को क्या ले सकते हैं खाने के साथ, मेक श्योर यू हैव सम शेक और समथिंग, ठीक है, सो दैट हेल्दी शेक्स जो होते हैं जिसमें आपके पास एप्पल का शेक हो गया, बनाना का बहुत शेक, चीकू का शेक, एवोकाडो, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट यू हैव टू अवॉइड पपाया। पपाया हम मना करते हैं खाने से क्योंकि दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी कि वो आपकी जो स्टमक की लेयर्स होती हैं उसको बहुत जल्दी जो है वो बर्न करता है। तो पपाया हम मना करते हैं कि पपाया नहीं खाना है, पपीता जिसे हम कहते हैं, लेकिन हम बाकी फ्रूट्स पे कहते हैं बहुत फोकस होना चाहिए आपका और बहुत अच्छा होता है ये आपके लिए, और बच्चे की ग्रोथ और बच्चे की जो है वो वेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब आपने खाने के साथ शेक वगैरह ले लिया, रात के टाइम पे जब आप आते हैं तो उस टाइम पे आप अच्छी चीजें देखें, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेली रूटीन में मैं और क्या कर सकता हूँ, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो करें प्लीज, वॉक करना चाहते हैं तो वॉक करें। मैं आगे बताऊंगी आपको कि कुछ एक्सरसाइजेस जो हैं आपकी आखिरी मंथ्स में, यानी कि आपका 3 ट्राइमेस्टर्स जो होते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका होता है 1 to 3 months,
फिर 4 to 5 मंथ्स में हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, और फिर आपका जो 3 to 6 जब हो जाता है तो हम 7, 8 to 9 जो लास्ट ट्राइमेस्टर आपका होता है उसमें हम कहते हैं कि जो आपका लास्ट ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर आप एक्सरसाइज करें पेल्विक वाली, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह की है और क्या है, किस तरह करना होता है। उसमें आप कोशिश करते हैं कि आपका जो बेबी है उसकी एक जगह बन जाए ताकि वो रेडी हो जाए जब भी डिलीवरी हो उसके लिए वो पोजीशन अपनी ले ले, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम कहते हैं कि ये पोजीशन मेंटेन करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। वो मदर्स जो शुरू में एक्सरसाइज नहीं करती हैं और बहुत ड्रास्टिक करती हैं आखिर के मंथ्स में, उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है। तो आप ग्रेजुअली कर सकते हैं, यानी कि शुरू में आप करें थोड़ी थोड़ी और फिर आगे जाकर आप मजीद करते रहें। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप वॉक से शुरू करें, और फिर फर्दर मैं आपको बताऊंगी योगा मेडिटेशन, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे उसके ऊपर, वो आप अपने रूटीन में रख सकते हैं। ये तो हो गया आपका जॉइंट फैमिली के अंदर एज बीइंग अ हाउसवाइफ। अगर आप सिंगल फैमिली में रहते हैं जिसमें आपके पास किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है और आपको ऐसा लगता नहीं है कि आपको सबके साथ बैठ के खाना है या सबके साथ करके खाना है, हर चीज़ करनी है मैनेज, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि सिंगल फैमिली में सिर्फ एक आपको फायदा होता है कि आप अपनी मर्जी से जो है वो सो सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। उसके खास रीजन ये होता है कि आपको पता होता है कि आपके 3-4 लोग हैं जिनको आपने जो है वो पूरी तरह अकोमोडेट करना है उस विद इन रूटीन के अंदर, ठीक है। तो मेक श्योर करें, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि रात का खाना आप दोपहर को बना सकते हैं तो बना लें, अपने आप पर प्रेशर ना करें, अपने ऊपर एडिशनल ज्यादा काम का बोझ ना लाएं। अगर आप अपने आप को कंपनसेट कर सकते हैं टाइम पे तो आप वो कर लें, ठीक है। सिंगल फैमिली के वैसे ही काम होते हैं बिल्कुल, लेकिन सिर्फ चीज ये वेरी होती है कि आपके अफराद जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, तब कभी कभार काम जो होता है वो एडिशनली कम हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली काम सबका सेम ही होता है ऑलमोस्ट, सिर्फ आपकी प्रायोरिटीज जो होती है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जॉइंट फैमिली जो है उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँ कि अगर आप जॉइंट फैमिली के अंदर आके काम कर रहे होते हैं तो एडिशनल इन रिटर्न आपको बहुत रिवॉर्ड भी मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको जब बेबी होता है तो आपको उसका सपोर्ट होता है, खुदा न खास्ता आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो आपके सारे लोग होते हैं कि जो आपको उस ड्यूरिंग रूटीन में सपोर्ट कर सकते हैं, आपको साथ ले जा सकते हैं, इमरजेंसी आपको मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो देयर इज प्रॉज एंड कॉन्स फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आप अकेले होते हो तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे लोगों को बताने का आपके पास नहीं होता है एक्सेस, और आप अकेले ही सारे काम कर रहे होते हो, ना आपके पास कोई लॉन्ड्री के लिए होता है ना कोई होता है, तो वो एडिशनली उस तरफ भी बहुत प्रेशर्स होते हैं उन लोगों को जो सिंगल रह रहे होते हैं, ठीक है, जैसे वो हाउसवाइफ जो जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी, मैं दोनों जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उनको सपोर्ट करती हूँ। इसका रीजन ये है कि दोनों के अपने अपने जो है वो फायदे नुकसान है, ठीक है। सिर्फ बात ये होती है आपके दिमाग की, आप किस तरह अपने दिमाग को जो है ना लेके चलते हो। आप ये तो नहीं सोचते हो कि यार मैं जॉइंट फैमिली में अगर होती तो ये फायदा नहीं होता मुझे, और मैं अगर सिंगल में फैमिली होती तो ये फायदा नहीं होता मुझे। दोनों में अपने फायदे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को कहूंगी कि आपने अपने आप को अडेप्ट करना है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमेन आपके थॉट्स बहुत पॉजिटिव होने चाहिए। हर चीज में आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो काम आपके नहीं निकलते होंगे वो भी खुद ब खुद निकल जाएंगे। एंड प्रे, वन ऑफ द मोस्ट थिंग जो आपकी पूरी रूटीन में सबसे पहले होनी चाहिए, सोते हुए और उठते हुए दोनों में आपने प्रेयर्स बहुत करनी है, दुआएं बहुत मांगनी है, तस्बीह बहुत निकालनी है। और मेरी प्रैक्टिस होती थी कि मैं अब तक भी सूरह रहमान बिला नागा सुनती हूँ। सूरह रहमान इट्स नॉट ओनली फॉर प्रेगनेंसी, सूरह मरियम इट्स नॉट फॉर ओनली प्रेगनेंसी, फॉर ऑल वुमेन्स आउट देयर। अपने डेली रूटीन को सेट करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी चीज होती है तिलावत कुरान, ठीक है, और दुआ मांगना और तस्बीह निकालना। मुझे लगता है ये आपका, अगर आप इसमें अगर एक दफा आ गए ना तो अभी तक आई एम लाइक so much addicted to it that I cannot sleep without hearing that तिलावत। और मेरी बेटी में बिल्कुल सेम आया कि वो उसके सोने का पैटर्न बन गया है कि अगर उसे पता है कि अगर मैं तिलावत चलाऊंगी तो इट्स टाइम टू स्लीप, रादर देन राइम के थ्रू सुलाना, उसको मैंने उस तरह सुला दिया है कि अब वो एक रूटीन उसका बन गया है कि उसे पता है कि मैं तिलावत सुनूंगी तो इट्स टाइम टू स्लीप, और उसको एक पीस मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप सूरह रहमान से बहुत हीलिंग मिलती है आपको। मुझे पता है कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मेंटल जो है वो इशूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब होते हैं। कभी आप फैमिली की तरफ से होते हैं, कभी आप अपनी स्टडीज़ के उससे होते हैं, कभी आप अपने जॉब के उससे होते हैं, कभी आप रिलेशनशिप्स की वजह से होते हैं। उस सूरत में आपको अपने आप को हीलिंग देनी है। बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द इंटरनल क्लिनजिंग एज वेल, एंड हाउ यू गेट दैट मेंटल हाइजीन और मेंटल क्लिनजिंग, यू जस्ट गेट इट थ्रू प्रेयर्स। और मेरा ख्याल है
prayer is only the solution to every problem. तो one most important thing, डेली रूटीन का हिस्सा बना लें. फूड हो गया, एक्सरसाइज हो गई आपकी, आपका एक्टिवनेस होना, आपके ऐसे काम है जो आपको ऐसा लगता है कि मैं एंड के मंथ्स में प्रेगनेंसी के नहीं कर सकूंगी. फॉर एग्जांपल आपके वार्डरोब को क्लीन करना, उसको थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है, बीइंग अ हाउसवाइफ आप ये सारे काम कर सकते हैं. आप एवरी डे जो है थोड़ा करके ड्रॉ साफ कर लें, बच्चे की नर्सरी के ऊपर काम करें, हर चीज को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा करें. रूटीन में लेकर आए कि आपको कौन से ऐसे टास्क है जो आपने करना है. अगर यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम एंड यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन, that's awesome as well. You can do your work, you can get time to have the balance between your kitchen and as well as your job as well. So अगर आप from home कर रहे हैं तो ये भी एक आपके पास फायदा है कि आप जो अपने काम घर के भी साथ साथ निपटा सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, उसको कंटिन्यूस करें. अगर आप कोई एक तरह से शिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसको थोड़ा करके करें. लेकिन हर काम को बहुत being in the pregnancy मैं आपको ये एक एडवाइस दूंगी कि बहुत ज्यादा हर चीज को अब्रप्ट नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लेना जो है बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है ना नुकसानदेह हो सकता है. तो उस सूरत में हम ये जरूर कहते हैं कि आप जो है थोड़ा करके जो अपने टास्क को डिवाइड करें. ठीक है, दैट्स दी एक्चुअली दी स्ट्रेटजी कि आप इसको अगर करते हैं तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे वो विमेन जो वर्किंग है, अनप्रेग्नेंट है, एंड दे आर लिविंग इन दी जॉइंट फैमिली. सो वी हैव 3 स्टेजेस ऑफ काइंड ऑफ सिनेरियो कि हमने बात की वर्किंग वुमेन है, जॉइंट फैमिली में है, तो आप किस तरह से उसको कंपनसेट करेंगे इस डेली रूटीन के अंदर. तो डेली रूटीन के अंदर आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज कर सकते हैं कि वर्किंग वुमेन के लिए सिर्फ ये एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मैं भी वर्किंग वुमेन भी थी एंड हाउसवाइफ कम थी हाफ डे. तो मैं ये इस तरह से करती थी कि मैं कोशिश ये किया करती थी कि रात को जितना मैं कोशिश कर सकती थी सोने की मैं जल्दी कर लेती थी. कभी कभार डेफिनेटली आपका आगे पीछे हो सकता है कि फैमिली होती है, सबके अपने रूटीन्स होते हैं, सब एक साथ जमा हो रहे होते हैं और फिर आप एक साथ जा रहे होते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कोशिश करके अपना नैप जरूर लें बीच में. जैसे फॉर एग्जांपल आप वर्क से आते हैं तो आप बीच में एक नैप ले लें. मेक श्योर करें आप नैप जरूर लें, अदरवाइज आपके लिए रात बहुत मुश्किल निकल जाएगी. 1-2 घंटा भी अगर आपको नैप मिल जाता है तो आप उससे अपने आप को पूरा दिन चला सकते हैं. बाकी चीज ये कि आप जब वर्क पे जाते हैं तो मेक श्योर आप अपना ब्रेकफास्ट अच्छी तरह से रेडी करके रखते हैं. ठीक है, अगर आप रात को नहीं बना के रख सकते सैंडविच वगैरह या कुछ, तो आप मेक श्योर करें कि आप सुबह को एब्रप्टली ऐसा कोई ब्रेकफास्ट लें जो आप जल्दी से रेडी कर सके. फॉर एग्जांपल ऑमलेट है या समथिंग, चपाती के साथ आप अंडे को रोल करके खा लें. टेक अवे टाइप हो, मग में आप दूध ले लें या आप नारियल का जूस पी लें. और ये बहुत ज़रूरी है वर्किंग वुमेन्स के लिए, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत जल्दी जो है वो वर्क एंड होम से जो है वो रिग्रेस हो रही होती है. तो उनमें बहुत ज़्यादा हम ये कहते हैं कि अपने हाथ में हैंडी कोई चीज़ ले लें या अपने वर्क पे कोई चीज़ ऐसी रख लें कि आप पहुँचते हो वहाँ पे कुछ खा लें. ठीक है, तो स्नैकिंग बट हेल्दी स्नैकिंग, आई वुड से हेल्दी स्नैकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हैव सम कुक्यूम्बर्स विथ यू, हैव सम फ्रूट स्लाइसेस विथ यू, और कीप इट इन अ बॉक्स. एक बॉक्स के अंदर अपने एप्पल स्लाइसेस रख दें, कोई फ्रूट की स्लाइसेस रख दें, कोई ऐसी चीज रख दें जो आपके पास सेफ हो जाए. ठीक है, और ताकि आपके पास जब आपको टाइम हो तो आप जो है वो लेके जा सके. मेरे पास अक्सर वक्त नहीं होता था तो मैं ये कोशिश करती थी कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ जो है वो एक अपना सैलड का बॉक्स बना लेती थी, और फ्रूट सैलड होता था और वो मैं सुबह को टेक अवे कर लेती थी. और अक्सर मुझे टाइम मिल जाता था तो मैं ब्रेकफास्ट करके जाती थी. मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, इनिशियल मंथ्स में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि वॉमिटिंग का बहुत ज़्यादा कॉमन इशू होता है और वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता कोई भी ब्रेकफास्ट. लेकिन कोशिश करें कि अपना मॉर्निंग का मील ना छोड़ें. मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मॉर्निंग का मील नहीं छोड़ना चाहिए. बेशक आप थोड़े पोर्शंस में लें लेकिन आपने छोड़ना नहीं है. और वॉमिटिंग के लिए आप एंटी वॉमिटिक मेडिसिन ले सकते हैं. अब आप वर्किंग वुमेन है, आप अपने वर्क पे पहुंच गए. अब अपने वर्क पे कौन से ऐसे काम से अवॉइड करना है जो हाउसवाइफ्स को भी अवॉइड करना है. आई थिंक बोथ आर ओवरलैपिंग समवेयर समवे, जस्ट द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग. ठीक है, सो बीइंग अ वर्किंग वुमेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वर्क की क्या जो है ना एक तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन है. For example, I am a dentist, or at that moment I used to teach students. Also, I do clinic as well. So what I used to do is like मैं कोशिश करती थी कि मैं अगर मेरा 45 minutes का lecture है तो I try कि मैं उसको थोड़ा सा shrink करके मतलब मैं बैठ जाऊँ. For example, मैं 25 मिनट अगर straight खड़ी रही हूँ तो मैं remaining जो minutes हैं उनमें मैं कोशिश करती थी कि मैं बैठ के पढ़ाऊँ बच्चों को, यानी मैं कोई टेस्ट ले लूँ या कुछ ले लूँ ताकि मेरा टाइम जो है वो कंपनसेट हो जाए. 45 minutes without stretch आप जो है वो खड़े रहेंगे तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आप प्रेग्नेंट होते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग चीजों का. ठीक है, तो ये एक चीज होती है जो हम अवॉइड करवाते हैं.
टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि बीच में ब्रेक्स ले ले, पानी का ग्लास या पानी की बॉटल अपने साथ साथ रखें, अपने जेबों में कोई चीज़ डाल के रखें, लाइक पीनट्स और समथिंग, और कैजू और आलमंड्स। बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए आलमंड्स वगैरह, बादामें वगैरह, ये हाउसवाइफ्स को भी खाने चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो अपने साथ जेबों में कुछ या कुछ थोड़ा रखें, बेशक ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाने से भी ओवरवेट होने का नुकसान हो सकता है, और जब ओवरवेट होंगे आप तो फिर आप जल्दी कम नहीं कर सकेंगे वजन, और कम वजन नहीं कर सकेंगे तो जाहिर सी बात है आखिर में बच्चे को जो आप जब डिलीवरी के टाइम पे आप आएंगे तो वो सी सेक्शन का ही बेबी होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मल में आपको एक प्रॉपर एक वेट भी आपको मेंटेन होना चाहिए, बच्चे का भी मेंटेन होना चाहिए प्रॉपर वेट, और आपके अंदर भी इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो नॉर्मल का लेबर आप एक्सेप्ट कर सके। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स के वेट का बहुत लिंक है आपकी डिलीवरी से और प्रेगनेंसी से। तो डेली रूटीन में आप अपने आप को जितना एक्टिव रखेंगे, वर्किंग वुमेन्स का एक सिर्फ फायदा होता है कि वो ऑलरेडी वॉक और वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइजेस में होती हैं, नीचे ऊपर नीचे होना, ये सारी चीजों में हो रहा होता है। जैसा हाउस वाइफ्स का कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो ऊपर नीचे बहुत हो रही होती है, डेफिनेटली एक्टिवनेस होती है, लेकिन एक अलग से योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप ये कह दें ये पूरे दिन में इतना चलती हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत एक एक्सक्यूज है, ठीक है। एक हेल्दी वॉक करना, एक ऑक्सीजन इनटेक करना अर्ली मॉर्निंग, एक प्रॉपर जॉगर्स में वो काम करना, एक पीस ऑफ माइंड के साथ वॉक करना, फोकस करना, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मेरे ख्याल है वो आपकी नॉर्मल चलने से भी कोई जो है ना बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज बीइंग अ वर्किंग वुमेन आपने लंबा खड़े नहीं होना, और दूसरी एक और चीज होती है कि आपने ज्यादा झुकना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको झुकने वाला काम है, तो थोड़ा आप अपने बॉस या अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दें कि आपको ये चीज़ों में थोड़ा सा वो सपोर्ट करे फॉर जस्ट 9 months, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अपॉइंटमेंट्स अपने सेट करती थी एज बीइंग अ क्लिनिशियन, एज अ डेंटल क्लिनिशियन, मैं ये कोशिश करती थी कि मैं अपने अपॉइंटमेंट्स को बहुत लिमिटेड रखूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 करती थी दिन में पेशेंट स्ट्रेट 3 आवर्स में, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं 3 पे आ जाऊं, ठीक है। इट डजंट मैटर, ठीक है, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ 9 months और अ ईयर। आप थोड़ा सा टाइम सब्र कर लें, थोड़ा सा आप अपनी प्रैक्टिस को बेशक ना रोकें, अगर आपको ऐसा लगता है अपने काम को ना रोकें, आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक लंबे गैप में चली जाऊंगी, जस्ट मेक श्योर कि आप जो है वो उस ड्यूरिंग में थोड़ी चीज़ों को कट डाउन करें, थोड़ा मिनिमाइज करें, दैट शुड बी योर स्ट्रैटेजी। और फिर वर्किंग वुमेन का ये होता है कि दोपहर में वो टाइमली खाना खा लें। बीइंग अ प्रेग्नेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को प्रॉपर खाना जाए टाइमली, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने सुबह को 8 बजे नाश्ता किया और मैं दोपहर को 4 बजे खाना खाऊं, तो ये ज्यादती है बच्चे के साथ, ठीक है, और आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके इतने एडिशनल स्टोर्स होते हैं कि आपके बच्चे के पास इतने चले जाए, क्योंकि वैसे आपके शेड हो रहे होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी। तो बेहतर ही होता है कि मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट है, आपकी कोशिश पूरी इतनी होनी चाहिए कि आप जो है अपनी चीज़ों को कंटिन्यू उसी तरह रखें, हेल्दी, ठीक है। और मजीद ये है कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि आपने जो है वो दोपहर के वक्त टाइमली 2 o'clock पे अगर आप कहते हैं मैं खाना खा लेती हूँ, तो दैट इज़ मोर देन गुड इनफ। और लेकिन इससे पहले आप थोड़ा बहुत, मैंने आपसे बात की, आलमंड्स ले लें, कोशिश करें जंक फूड पे ना जाए, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, केक्स हो गए, बेकरी आइटम्स हो गए, जस्ट अवॉइड दैट, ठीक है। वो आपको हेल्दी नहीं देगा प्रोडक्शन इनटू योर बॉडी, जस्ट इट विल जस्ट ऐड टू योर फैट्स और जस्ट ऐड टू दी स्टफ मास केप्ट इन योर बॉडी। तो कोई आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा वो एडिशनल जो एक हेल्दी न्यूट्रिशन होता है। प्लस एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, वो ये है कि I'll just try to have okay I'll just have to have your queries in the inbox as well। आप साथ साथ सवाल भी लिख सकते हैं अपने, ये तो मैं वो सवाल के जवाब दे रही हूँ साथ साथ जो हमें इनबॉक्स में आए थे अलग से। सो वर्किंग वुमेन इन जॉइंट फैमिली, उसके कमिटमेंट्स होते हैं, और जाहिर है उसने वर्क से टाइमली आना होता है, और उसके कमिटमेंट्स ये होते हैं कि उसने खाना बनाना होता है या काम करना होता है घर पे। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जो बहुत सपोर्टिव होती हैं, और वो कोशिश करती हैं कि इतना हैवी ना जाए उसका रूटीन प्रेग्नेंट वुमेन का, यानी उनकी बहू का, तो वो बहुत हद तक बहुत सपोर्ट भी करते हैं। कुछ फैमिलीज हैं जो जॉइंट फैमिली होती है, वो नहीं उनके पास हेल्प होता है, तो वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं अपनी बहू से कि वो उनके साथ करे, तो उसमें कोई हार्म नहीं है, आप थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, आप बैठ के काम करें बेशक, और मुझे नहीं लगता किसी को इतना बुरा लगेगा, आप बैठ के काम करें, आप गैप्स लें बीच बीच में,
और आप ऐसा जैसे बारी बारी कोई पतीलियां उठाना है या बारी बारी कोई पानी का कुछ उठाना है, उसको उठाने से अवॉइड करें। आपकी डेली रूटीन में ये चीजें थोड़ी सी झुकने वाली, नीचे वो वाली थोड़ी चीजें या हैवी उठाने की चीजें, वेट लिफ्टिंग, इससे थोड़ा आपने अवॉइड करना होता है कि उस वक्त आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल उसमें होते हैं, ठीक है। अक्सर बहुत सारे काम हम कहते हैं करने को जो एंड के बिल्कुल मंथ्स होते हैं ना, उसमें हम कहते हैं कि आप कर सकते हैं सेफ टू डू लाइक द एक्सरसाइज विच आर बेस्ड ऑन द आप नीचे बैठ के जमीन पे और एक्सरसाइज स्ट्रेच करके पाँव कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल एंड में हम कहते हैं लास्ट ट्राइमेस्टर में, जब आपका 6th 7th और 8th या 7th 8th 9th मंथ होता है, ठीक है। तो 1 2 3 फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 4 5 6 योर सेकेंड, एंड 7 8 एंड 9 थर्ड ट्राइमेस्टर, ये तीनों जो है आपके ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप लास्ट वाले ट्राइमेस्टर में थोड़ा बहुत जो है वो एक्सर्शन वाली कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट के उसमें आप बिल्कुल भी अलाउड नहीं होते, ठीक है। हम बात भी करेंगे इसके अंदर, हमारे पास बहुत सारे वो भी हैं। विदाउट जॉइंट फैमिली में वर्किंग वुमेन के लिए ये फायदा होता है कि वो अपने टाइम पे खाना बना के चली जाती है और फिर वो जो है वो घर पे आकर वो रेस्ट कर सकती है अपने टाइम पे, और एक टाइम उनका सेट होता है। उनकी फैमिली जो विद इन एक स्मॉल फैमिली होती है उसमें होता है कि ठीक है रेस्ट टाइम आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा, एंड यू डोंट हैव टू लुक अप टू एवरीवन के हर कोई एक टाइम पे एक दफा जमा हो तभी खाना होगा, ठीक है। तो रूटीन आपका डेफिनेटली सेट होना चाहिए, लेकिन छोटी फैमिली से भी होता है कि कंसर्न बहुत कम लोगों का होता है, बड़ी फैमिली में कंसर्न बहुत सारे लोगों का होता है। तो सबके प्रॉस एंड कॉन्स डिफरेंट होते हैं कि बड़ी फैमिली में आपको जो है वो थोड़ा सा सब कुछ सोचना होता है ना, आपको ख्याल करना होता है सबका, और छोटी फैमिली होता है कि आपके 3-4 तो लोग होते हैं जिनमें आपको साथ लेके चलना होता है, तो इट्स नॉट एन हैसल कम टास्क। सो थर्ड सिनेरियो हमारा जो लास्ट सिनेरियो है आज का, उसमें ये है कि वो पेरेंट्स, मैं कहूँगी या वो प्रेग्नेंट वुमेन जो ऑलरेडी पेरेंट्स है, फॉर एग्जांपल उनका 2nd या 3rd चाइल्ड है या 4th चाइल्ड है, वो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो उनका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए? अब देखो वो बहुत ज्यादा हैसल होता है। इसका रीजन ये होता है कि उन बच्चों की स्कूल्स होती हैं, उन बच्चों को खाना खिलाना होता है, उन बच्चों को नहलाना होता है, उन बच्चों को सुलाना होता है, और साथ साथ वो प्रेग्नेंट होती है खुद इटसेल्फ, तो यानी कि उसको बहुत सारे बच्चों को संभालने का काम होता है। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हैसल कम होता है टास्क, क्योंकि ऐसी वुमेन्स जो ऑलरेडी बच्चों के साथ होती हैं उनके ऊपर ज्यादा लोड इसलिए हो जाता है, और वो फिर वर्किंग भी हो सकती है, वो फिर हाउस वाइफ भी हो सकती हैं, तो उनको हेल्पिंग की बहुत जरूरी होती है, हेल्पिंग हैंड की बहुत जरूरी होती है। और जॉइंट फैमिली अगर आपके पास हो, इस सूरत में जब आपके पास ऑलरेडी बच्चे हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है, बहुत ब्लेसिंग होती है आपके लिए, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग होते हैं संभालने के लिए आपके बच्चों को, और आपको पता था कि वो स्कूल से जब पहुंचेंगे तो वो सेफ होंगे, वो खाना खा चुके होंगे आपके पहुंचने से पहले। लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और आपके पेरेंट्स हैं, तो आप मतलब बीइंग अ पेरेंट आप हैं, तो आपके लिए बहुत इजी होता है कि उन बच्चों को आप खुद सुपरवाइज कर रहे होते हैं। लेकिन वर्किंग वुमेन में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आप जो है वो बच्चों के साथ अपने अपकमिंग बच्चे को वेलकम कर रहे होते हैं। एक और चीज बहुत जरूरी होती है इस रूटीन के अंदर कि इन बच्चों के अंदर आपको बहुत फास्ट ट्रैक अपनी लाइफ रखनी होती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी में आपको जाना है तो वो सैटरडे संडे कोशिश करें कि आप उस चीज को रखें ताकि आपके लिए इतना बर्डन ना हो। कोई सफाई वगैरह है तो वो वीकेंड पे कर लें, ठीक है, रूटीन में। और लेकिन अपना ख्याल बहुत ओवरली आपको रखना होता है, दूध वगैरह पीना है, अच्छी आपकी विटामिन्स आपको लेनी है, कैल्शियम्स लेनी है, आपको न्यूट्रिशंस अच्छे लेने हैं। बच्चों के साथ आपकी एनर्जी बहुत लूज हो रही होती है ऑलरेडी, तो बहुत मदर्स ऐसी होती हैं जो जॉइंट फैमिली में रह रही होती है, उनके साथ सिर्फ फायदा ही हो जाता है कि उनकी फैमिली के साथ वो सारा काम हो रहा होता है, तो इतना प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हो और आप सिंगल फैमिली है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि डेली रूटीन के अंदर आप बच्चों को इतना स्मार्ट बना दें, इतना अच्छा ट्रेन कर दें कि बच्चे अपना काम खुद भी कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे 4-5 साल के, तो वो भी ट्रेन करें कि अपनी चीजें कहाँ रखनी है जगह पर, अपना खाना खुद कैसे खाना है, क्योंकि इस एज में थोड़ा बच्चा खा सकता है अपना। और बच्चों को इतना अच्छी तरह प्लान कर दें और बच्चों को इतनी जल्दी आप ट्रेन करें कि आपका अपकमिंग कोई आपका सिबलिंग आ रहा है या आ रही है, ठीक है, ताकि सामने वाला बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए, फिजिकली भी वो हो जाए और इमोशनली भी आपके साथ अटैच होगा, तो आपके सारे जो डायमेंशंस उसको कवर हो जाएगा। और उसे पता होगा कि मैं जब एक नए अपने सिबलिंग को जो है वो वेलकम करूंगा या करूंगी, तो उस टाइम पे मैं मम्मा का एक साथ दूंगा या दूंगी, ना कि उनके लिए और बर्डन ऐड करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को यहाँ पे स्मार्ट कितना प्ले करते हैं।
आपके रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपकी एब्सेंस में वो उस घर में है अभी मौजूद, तो मेक श्योर कि आपके हस्बैंड जो है उस टाइम पे आपके बच्चों का खास ख्याल रखें या आपकी चीज़ों का ख्याल रखें और आपको कहीं ना कहीं कुकिंग या कोई घर के कामों में हेल्प कर सकें। सिंगल फैमिली में सिर्फ ये इशू होता है कि आपने अपने हस्बैंड अपने बच्चों पे ज़्यादा जो है वो रिलाई करना होता है, rather than your mother-in-law, your sister-in-law, your देवर देवरानी जिठानी जिठानी, a lot of रिश्ता जो आपके चल रहे होते हैं, रिलेशन चल रहे होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप दोनों को किस तरह बैलेंस रखते हैं। सो आज हमने बात की डेली रूटीन में, हमने डिफरेंट स्टेजेस पे बात की कि आप किस तरह से अपने कामों को कंक्लूड कर सकते हैं। फिर हमने बात की कि जो है वो आप क्या क्या अपनी डाइट में रख सकते हैं और किस तरह आप बच्चों को स्मार्टली प्ले कर सकते हैं, किस तरह आप स्मार्टली अपने रूटीन को रख सकते हैं कि अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज वाली एक स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़रूरी है। पहले से अपना प्रायर फूड रेडी रख ले, अपना प्रायर जो है वो एक बैग या अपना एक बॉक्स जो है रेडी रखें जो आपके वर्क पे पड़ा हो। अगर आप घर में हैं तो आप कोशिश करें कि हलचल करें, अगर आप वर्क पे हैं तो कोशिश करें आप हेल्दी जो है चीजें खाएं और टाइमली अपने आप को मेडिकेशंस अपने फूड पे फोकस करें। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपने अपने रिलेशनशिप्स में स्ट्रांग बनना है ताकि आपको एडिशनल सपोर्ट मिल सके इन चीजों के अंदर। इन अ नटशेल मैं आगे कुछ और डिस्कस करना चाहूंगी। तो हमने बात की कि बहुत सारे जो ऐसे कपल्स होते हैं उनको डेली रूटीन्स में बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन हम रखें अपनी एक्टिविटीज पे। वो अब रिस्ट्रिक्शंस पे हम बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी विमेंस जो होती हैं वो स्मोकिंग करती हैं या शीशा करती हैं या अल्कोहल पीती हैं यानी कि शराब पीती हैं। हमारे शायद हमारे यहाँ पे कंट्री में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन यूजुअली जो बाहर के होते हैं वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे यूजुअली बहुत कॉमन है। तो उन सिचुएशंस में ऑलरेडी जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप जो है वो ओवरली कोई ऐसी डाइट ना लें, कोई ऐसा सोशल हैबिट्स में सोशल अब्यूज हैबिट्स में ना जाएं जो आपको आगे बच्चे को प्रॉब्लम करे, क्योंकि फीटल सिंड्रोम्स हो जाते हैं बच्चों को बहुत सारे। और एक तो अल्कोहल से होता है फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम, तो वो बहुत कॉमन है और बहुत सारे बच्चों को ये मना किया जाता है कि जो है वो मदर्स को मना किया जाता है कि बच्चों के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना होगा। बाकी ये है कि मोस्ट आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो अपनी प्रेगनेंसी के उससे वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ओवरली अपने आप को बर्डन करते हैं, उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल रिस्क होता है। तो इनमें कहते हैं कि आप जो है वो कोशिश करें कि अपने आप को कंपनसेट करें, अपने टाइम को मैनेज करें, ठीक है। और साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी पिक कर रही हूँ ताकि हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कंसेप्ट्स पीछे रह जाए। एक किसी ने सवाल किया कि आई वांट टू आस्क समथिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैन टू मच अल्ट्रासाउंड अफेक्ट बेबी? यस इट डज। रिसर्च कहती है कि बहुत सारे बच्चों में जो है वो ऑटिज्म हो जाता है। बाहर की रिसर्च कहती है कि ऑटिज्म होता है अगर आप रेपिटेटिवली अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेक श्योर करना है कि आपके 3 या 4 मैक्सिमम अल्ट्रासाउंड होंगे। फर्स्ट आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो गया जो आपने चेक करने के लिए किया कि आपका बच्चा कौन से वीक में है। इसके बाद आप 3 मंथ्स बाद कोशिश करें या 2 मंथ्स बाद कोशिश करें कि आप चेक करें कि आप क्या प्रोग्रेस हुई है उसकी बच्चे की, उसके सारे जो है वो ऑर्गन्स जो है वो पूरी तरह बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। और फिर आगे आपको एक करवाते हैं हम एनामली एक्सरे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनामली एक्सरे में ये होता है कि हम देख रहे होते हैं कि जेनेटिकली अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये चेक करें कि बच्चे के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी अगर है तो उसको जल्दी से प्रायर एड्रेस कर लिया जाए, जेनेटिकली उसी कुछ थेरेपी के थ्रू से आगे ट्रीट किया जाए। और मदर्स और पेरेंट्स जो हैं वो सारे पहले से जो है प्रायर जो है वो अवेयर हो कि अब उसको कैसे डील करना है आगे जाकर, ठीक है। और हम यूजुअली जेंडर के लिए भी चेक करवाते हैं 4th-5th मंथ के अंदर, ठीक है। और इससे पहले भी कुछ लोगों को होता है कि 5th-6th के अंदर हम रिकमेंडेट करते हैं कि आप कर सकते हैं जेंडर चेकिंग के लिए, तो वो एक ही साथ आपका जेंडर भी चेक हो जाता है कि आप गर्ल है या बॉय है। और फर्दर ये कि फिर लास्ट में जब आप डिलीवरी के टाइम पे आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम फाइनल चेक करते हैं कि अब बच्चे की पोजीशन क्या है, कि वो नॉर्मल केस में पोजीशन पे है या वो ब्रीच है यानी वो सी सेक्शन की तरफ है। तो वो चीज चेक करने के लिए हम चौथा एक्सरे करवाते हैं। रिकमेंडेड कुछ जगहों पे 5-6 भी होते हैं, वो सिर्फ एक मैं कहूँगी एक सिचुएशनल होता है रिक्वायरमेंट कि कभी खुदा ना खास्ता किसी को बहुत ज्यादा पानी की लीक होने की जो होता है कि वाटर बैग की बस्टिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम होता है, या बहुत सारे और कंसर्न्स होते हैं कि पेन्स हो रहे होते हैं या बच्चे की मूवमेंट नहीं होती, तो कभी कभार गायनेकोलॉजिस्ट जो है आप कह देती हैं कि एक एडिशनल और करा ले तो 5 हो जाते हैं आपके अल्ट्रासाउंड्स। लेकिन अगर आप ये कहें कि 9 मंथ्स में 9 आप अल्ट्रासाउंड्स कराएं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इवन 8, इवन 7, इवन 6 आर नॉट एक्सेप्टेबल। So 5, 4 are usually recommended by your gynecologist, and I think they are safe. But
आपने पूछा कि कोई साइड इफेक्ट है, तो यस इट डज हैव। सबसे पहले तो मैंने सुना है कि बच्चों में ऑटिज्म के इश्यूज होते हैं, बच्चे जो है वो स्टैमर और ये सब बहुत कॉमनली करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा रेज अल्ट्रासाउंड की पड़ती हैं। लेकिन कुछ कुछ जहाँ पे सेफ्टी होती है, सेफ्टी नेट्स होते हैं और सेफ्टी आपको दे रहे होते हैं, तो उसमें वहाँ कंसर्न्स नहीं होते। लेकिन बट येस इट्स अलार्मिंग एंड इट्स आई थिंक देयर इज नो पॉइंट ऑफ गेटिंग योरसेल्फ डन विद अ लॉट ऑफ अल्ट्रासाउंड्स एट द मोमेंट। सो अनदर क्वेश्चन, if you fall sick and doctor prescribed you the antibiotic, is safe for the pregnant women? अच्छा जी, there is a long list of antibiotics and I would say कि there are a long list of painkillers as well. Usually जो है वो ये कहते हैं कि कौन सी पेन किलर खा लेनी चाहिए। पैराडोल is the safest one. और अगर आपको कोई भी मेदी में जलन वगैरह है तो हर मामले में जो है प्रेगनेंसी के आप पैराडोल सेफेस्ट ले सकते हैं। हर उसमें हम कहते हैं कि विमेन जिनको दर्द है सर का, जिनको बुखार है खुदा न खास्ता, या उनको जो है वो कोई भी मसले के लिए दिए गए पेन किलर्स, उनमें आप पैराडोल दें। एंटीबायोटिक की बात की, एंटीबायोटिक में देखिए बहुत सारी क्लासेस हैं। सबसे पहले तो ऑगमेंटिन सेफ है, आप ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आपको पेनिसिलिन एलर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पेनिसिलिन एलर्जी है तो इसके अंदर एमॉक्सिलिन होता है, तो उसके अंदर आपको एलर्जी हो सकती है। और अगर आपको एलर्जी होती है तो आप फिर सिफेलोस्पोरिन्स पे जा सकते हैं, जिसकी सिड्रॉक्स बीडी होती है। हम सिर्फ टेट्रासाइक्लिन लेने से मना करते हैं, और इसकी बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें वारफरिन भी मना की जाती है, खून पतला करने वाली दवाई होती है। एस्पिरिन जो होती है वो मना करते हैं हम एमॉक्सिल बहुत रिकमेंड करते हैं जो अच्छी भी है, लेकिन हम टेट्रासाइक्लिन मना करते हैं। इसका रीजन खास ये होता है कि उसके अंदर दांत जो होते हैं आपके बच्चे के, जब वो बर्थ पे आता है तो वो स्टेन्ड हो जाते हैं, बिल्कुल ब्लैक टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स लेकर आता है वो पर्टिकुलरली। और बहुत सारे बच्चों में जो है वो ग्रे सिंड्रोम्स भी हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। आप देयर इज अ लिस्ट, जेंटामाइसिन और ये सब, लेकिन हम इनिशियली कहते हैं कि एमॉक्सिल जो है वो आप लें, दैट इज मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट सेफेस्ट एज वेल। ठीक है, सो इसके बाद एक क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैफीन वी कैन टेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक टी और कॉफी? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू। सही है, टी मैं ये नहीं कहूँगी टी हैज अ ग्रेटर इफेक्ट, बट येस इट हैज टैनिक एसिड। कुछ जहाँ पर मैं कहूँगी कि जो वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, लोग कहते हैं कि अगर 7-8 आप मग्स पीते हैं या 4-5 पीते हैं तो दैट इज वेरी हज़ार्डियस, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे, चाय आपको एक तरह से गर्माश तो पैदा करती है ना, आपको एक बॉडी में हीट पैदा करती है, तो इट इज कंसिडर्ड एज, यानी कि वो थोड़ी गर्माश पैदा करने वाली चीज होती है। तो उसमें कहते हैं कि चाय का जो आप इंटेक लेते हैं, चाय का आप इंटेक बहुत एतदाल में लें, 3 से 4 आप ले सकते हैं कप्स, लेकिन कोशिश करें कि आप 5, 6, 7 ना लें, और इसको आदत ना बना दें कि आप उसकी रिप्लेस में कुछ और चीज़ नहीं ले रहे हैं। अगर आप चाय के साथ जूसेस ले रहे हैं, लिक्विड में आप शेक्स ले रहे हैं बहुत सारे, और आप नारियल का जूस ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो आप 2 या 3 से मग्स पी सकते हैं चाय के, इससे ज़्यादा नहीं अलाउड होता। अब बात आती है कैफीन पे। कैफीन में सिर्फ एक इशू ये होता है कि इट हैज अ लॉट ऑफ कंटेंट्स व्हिच एक्चुअली हर्ट द एंटायर सिस्टम ऑफ योर बॉडी। यूजुअली माइग्रेन भी इसी से लिंक्ड में है कैफीन के, तो हम ये कॉमनली कहते हैं कि जो है वो आप कैफीन का थोड़ा अमाउंट कम करें, यानी 1 कप आप पी सकते हैं डेली, ठीक है, 1 कप। जब आप मदर भी बन जाते हैं ना और आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर होते हैं, उस टाइम पे भी हम कहते हैं कि 1 से 2 एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि caffeine has the stimulating power and it has the greatest stimulating power. Remember, caffeine बहुत hazardous होता है, और वो pregnant women and breastfeeding mother दोनों के लिए बहुत hazardous है। तो 1 cup is okay, fine. Make sure it's not that लोग बहुत ज़्यादा इसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी रिच करते हैं, फुल ऑफ कॉफ़ी कंटेंट्स होते हैं रादर देन मिल्क। अगर आप इसको थोड़ा डाइल्यूट करके पी लेते हैं, दूध ज़्यादा एंड लेस ऑफ कॉफ़ी, जस्ट टू हैव दैट इम्पैक्ट ऑफ कॉफ़ी फील, तो वो फिर आई थिंक इतना इशू नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का इंटेक ले रहे हैं और कॉफ़ी का कंटेंट बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, इट कैन एक्चुअली हार्म योर बेबी एंड यू एज वेल. Thank you very much. I'm very happy that your confusion has been cleared. Feel free to ask questions. For the Facebook viewers, I'll be responding at the end. Let's just get back to our discussion. So the things which we are concluding at the moment, daily routine में आपकी thoughts and plannings का बहुत एक अमल है, आपकी एक thorough planning, एक thorough thinking,
एक बहुत ज़्यादा आपको जो है वो हेल्प करती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ, अगर आप जॉइंट फैमिली में, एक चीज़ का एक तायुन कर लें कि अगर आप एक कोई शिफ्टिंग पे हैं तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, ताकि आपकी जो एक हेल्प है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। अगर आप कोई एक नर्सरी बनाने की कोशिश करें और थोड़ा थोड़ा करके आप उस पर काम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें आप अपने लोगों को उनके उसमें इंटरेस्ट मिले। बहुत जरूरी है कि आपकी प्लानिंग के हिस्से में आपकी फैमिली का पार्ट हो, क्योंकि देखिए कभी या कभी खुदा ना खास्ता आपकी अगर वो प्लानिंग फेल होती है तो देयर शुड बी समवन एट योर बैक हु इज सपोर्टिंग यू आउट, ठीक है? It's not just you are playing and you are giving birth to a child. There's entire family who is giving support at the back. So it's very important that you have your family at your back and have a thorough thought and planning about it. Also, as I mentioned, that there are few of the very important things which you have to keep in mind. We'll just do a rain check on them. Daily routine की हमने बात की और मैंने बताया आपको आप डेली रूटीन में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी जो है आपको हेल्प करेंगी और कौन सी चीज़ों में आपने अवॉइडेंस करनी है। हम सिर्फ एक कंक्लूडिंग करेंगे कि अब आप प्रेग्नेंट हो गए और आपके रूटीन के हिस्से में आप आ गए, तो आपने शुरू में किस तरह रूटीन को सेट करना है, और ये हमारे कुछ 10 स्टेप्स है जिस पे हम बात करेंगे और फिर हम अपना कंक्लूड करेंगे सेशन। Just to have a glow in your healthy pregnancy, you just have to make sure that you have a proper checkup every month or either 2 months. After 2 months आप करें चेकअप, डॉक्टर के पास जाएं, चेक करवाएं आपकी प्रोग्रेस और देखें आपके सारे नॉर्मल लैब्स वगैरह टेस्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि आपका बेबी जो है वो हेल्दी ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी हार्ट बीट आ रही है 8 वीक्स में कि नहीं आ रही है, उससे पहले आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें हेल्दी फूड है, मैंने आपसे बात की थी। हेल्दी स्टेप 2 के अंदर आपने ईट वेल करना है। अब ईट वेल में आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपसे बात की, मिल्क, चीज, योगर्ट्स आपकी गिज़ा में होने चाहिए, फिश है, एग्स हैं, बीन्स हैं और नट्स हैं, पल्सेस हैं। हर चीज को आपने अपने उसमें एतदाल में रखना है। पपाया अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा सी फूड नहीं खाना। सी फूड के अंदर सिर्फ एक मसला ये होता है कि इट हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और अगर वो अनकुक्ड होगा, अंडर कुक्ड होगा या अनकुक्ड होगा, और कैंड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आपने अवॉइड करना है, प्रिजर्वेटिव्स को आपने अवॉइड करना है। बहुत सारे ऐसे जो होते हैं फूड जो है वो आप फर्स्ट टाइम विटनेस कर रहे होते हैं और आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है? तो उसमें आपने कोशिश करना है कि वो आपने अवॉइड करना है। और बहुत सारे लोगों को हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ खानी है तो मीट ले लें, मीट इज़ वेरी गुड फॉर यू। चिकन आजकल हमारी बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो इतनी अच्छी नहीं है, सब कुछ मिक्सड है और बहुत सारी चीज़ें चिकन में भी अब आजकल जो है इंजेक्टेड है, तो अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो आपके लिए मीट है। बीफ इतना ज़्यादा हम नहीं करते रिकमेंड, लेकिन अगर आपने लेना है तो बहुत कम अमाउंट में आप ले सकते हैं। तो आपने पोर्शंस में लेना है, हर चीज़ बहुत एतदाल में खानी, बहुत ओवर ईटिंग भी नहीं करनी। विटामिन डी के लिए मैंने आपसे बात की, मिल्क वगैरह बहुत ज़रूरी है, आपकी मेडिकेशंस बहुत ज़रूरी हैं। And if you don't like fish, then you must have omega-3 fatty acids from other foods. Like I said, nuts हो गए, seeds हो गए, soya products हो गई. आपकी green vegetables are very, 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 very important for you to keep yourself fresh, glowy, and calm, and have full of life in your pregnancy. You must have good fruits, good vegetables, and all of your minerals, vitamins should be there in your body. And be hydrated. Have a lot of juices, have a lot of shakes, have a lot of coconut water, and keep water bottle with you. Please don't ever think to do dieting during your pregnancy. There's no point of doing dieting during your pregnancy. Just do not harm baby at the moment when you are pregnant. आप उस टाइम पे कोशिश करें कि जितना आप हेल्दी खा सकते हैं आप खाएं, बच्चे तक जाए। ओवर ना खाएं लेकिन एतदाल में जरूर खाएं। कार्बोहाइड्रेट्स दे दें अपने आप को, ब्रेड्स खाएं, रिच पास्ता राइस खाएं, और जितना आप कर सकते हैं अपनी बॉडी में ये सारी चीज़ें ग्रेन्स डालें। उसके बाद सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी विमेंस जो होती हैं वो 5-6 मंथ्स में पहुंच जाती हैं, उनको ये नहीं पता होता कि फॉलिक एसिड हमें खानी है। आपके बच्चे की बैकबोन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉलिक एसिड लें। फॉलिक एसिड की टैबलेट्स बहुत होती हैं कॉमनली एडफॉलिक्स के नाम से। अगर आपको पट्ठों में दर्द हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, न्यूरोबियंस लें, न्यूरोबियंस की इंजेक्शंस लगवाएं, बट आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट। एंड इफ यू थिंक कि आपको विटामिन डी की कोई प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा आपके बोन्स का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो विटामिन डी का लें। कैल्शियम ज़रूर लें थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी। मल्टी विटामिन ज़रूर लें। मल्टी विटामिन आपकी स्ट्रॉन्ग प्रेगनेंसी को बहुत जो है ना हेल्प करती है करने में।
और अगर आंखों में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉड लिवर ऑयल जो होता है उसे हम कहते हैं कि वो भी आप अपने इंटेक में रख सकते हैं। विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा होता है। गाजर लें, गाजर आपकी आंखों को तेज़ करता है, बच्चे की आंखों को तेज़ करता है। एप्पल लें, एप्पल आयरन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप कलेजी खाएं, कलेजी बहुत अच्छी होती है वुमेन्स के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हर चीज़ को आपने एक एतदाल में रखना है, ठीक है। आयरन फॉलिक इज कंपल्सरी एंड रेस्ट आर एडिशनल supplements. Step 4 is you should be careful about the food hygiene. You must know that whatever you are eating right food. ठीक है, ज्यादा चीजी फूड ना खाएं, ज्यादा अंडरकुक ना खाएं, और मेक श्योर करें कि आप कोई ऐसा बैक्टीरिया वाला फूड ना खाएं जो आपको आगे जाकर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम दे दे। ठीक है, तो बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो हमें फूड पॉइजनिंग करवा सकते हैं। सी फूड खाने वाले जो लवर्स, सुशी हो गया, सेलफिश हो गया, या अंडरकुक मीट हो गया, उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जब पूरी तरह बॉइल्ड फूड खाएं, गरम गिज़ा ना ज़्यादा लें। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं लेना। स्पाइसी फूड अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उसमें बच्चे के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सेप्ट करा तो उससे सारी चीज़ें जारी होती हैं, और आपको फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मैदे में जलन होती है, और मैदे में जलन अगर होती है तो आप फिर गैविस्ट्रॉन वगैरह उस पर आ जाते हैं। ठीक है, one more question. Some ladies have problem of migraine. So what medication therapy you suggest? I would just suggest a medication which is Panadol. Initially आप माइग्रेन के लिए पैनाडोल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आते हैं तो सिमरट्रिप्टन आप ले सकते हैं 5 mg। लेकिन मैं अभी सिमरट्रिप्टन आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि आई डोंट नो दैट यू आर यूज्ड टू दैट मेडिकेशंस और नॉट। बहुत प्रॉब्लम्स में बहुत सारे लोगों को वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती हैं। तो आप सब ये मेक श्योर करें कि जो सिमरट्रिप्टन है आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के ही आगे जो है वो एक्सेप्टेंस के बाद लें। लेकिन वैसे अगर आपने एक मेडिकेशन पूछी तो सिमरट्रिप्टन जो है वो हम दे सकते हैं, बट डू नॉट यूज इट विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ योर ओन गायनेकोलॉजिस्ट, प्लीज। दैट्स अ डिस्क्लेमर आई वुड लाइक टू मेंशन। सो एक्सरसाइज रेगुलरली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Swimming is very safe for you. Yoga, pilates and brisk walking is very good for you during the pregnancy. It just removes your stress as well. And the last one, we'll be finishing Mona in a while. I'm just done with 2-3 points. So the sixth part is the pelvic exercises. I told you the floor exercises, which is important. You need to cut on the alcohol. You need to cut on the caffeine. And people ask me about the caffeine. You need to, up to 200 mg of caffeine a day won't harm you or your developing baby. So just make sure that you don't cross that, point. Also, smoking is very hazardous. It causes miscarriages or ectopic pregnancies or the placental abortions as well. And lastly, take a lot of rest, which is very, very, very important, and have a good thinking. So just admire the perfect creation of Allah. That's the key home message for you all. And in the end, I would like to tell you all that you can just change the environment, but until you can change yourself, nothing else will ever change. So just create change within yourself, and I think the entire environment will change itself. So that's the thought of the day. And with this note, I just want to end my session. I'm open to queries and questions if there's any. I have taken up all the queries in between. Over to you, Mona. Thank you. Thank you so much, Dr. Salima, for the wonderful session. I have just one extra question here for you. कि ऐसा कहते हैं कि if we will take more food, अगर ज़्यादा खाएंगे तो बच्चा ज़्यादा healthy होगा. It's just a thought. So any comment on this? अच्छा, जैसे मैंने बात की कि ये हमारे देसी उसमें बहुत ज़्यादा एक है कि खाते जाओ और बच्चा बहुत अच्छा हो जाएगा। डेफिनेटली बच्चा अच्छा वैसे भी होना है। आप क्या खा रहे हैं, मैंने आपसे बार बार बात की कि हेल्दी ईटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी ईटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट कि आप जो खा रहे हैं क्या वो आपके बच्चे को लग रहा है या आपको लग रहा है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये मेक श्योर करना है कि आप जो खा रहे हैं आपके बच्चे को लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप शेक ले रहे हैं तो बच्चे तक जा रहा है, आपके बच्चे का वेट कितना इंक्रीज हो रहा है 2 मंथ्स के बाद। ठीक है, तो वो आपको वो इंडिकेट करेगा एक लैंडमार्क कि आपके बच्चे में कोई इंप्रूवमेंट आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या आया ये खाना जो आप ले रहे हैं वो आपको तो नहीं लग रहा। बहुत ज़्यादा पास्ता खाना या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना आपको हेल्प नहीं करेगा। हाँ, हेल्दी फूड and within the timeline, it's very important in your daily routine. So yes, खाएं खाना, लेकिन हर चीज एतदाल में। और अगर आपको भूख बहुत लगती है तो आप पोर्शंस में खाएं, यानी कि आप थोड़ा पोर्शन खाएं एक टाइम पे, फिर थोड़ा पोर्शन खाएं, ताकि आपका वो मेटाबॉलिज्म भी ब्रेक कर रहा हो जल्दी जल्दी बच्चे के लिए। ठीक है।
Okay, I'm on mute. Okay, so thank you so much. And I think we have last question that in the Zoom that last month of pregnancy, older people says use castor oil. So is it safe or not? Yes, I have done it. Yes, I think ये जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, बड़े जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके कभी कभार टोटके बड़े काम भी आते हैं। और मैंने भी ये किया था, कैस्टर ऑयल आप पी सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि जल्दी नहीं पिए, बिल्कुल एंड में बच्चे को टाइम दे। 9 मंथ्स हो जाते हैं और अगर आपका बच्चा उस वक्त तक पैदा नहीं हुआ है और वो अभी तक आपके लेबर्स नहीं आए, तो आप थोड़ा सा वक्त दें उसको। कैस्टर ऑयल आप पिए, लेकिन एंड में जब आपको लगता है 9 मंथ्स निकल गए हैं, और या तो 9 मंथ से आप बहुत 2-3 दिन रह गए हैं, तो आप कर सकते हैं। ज्यादा ओवर चीज नहीं आपने करनी है, हर चीज मॉडरेशन में आप ले सकते हैं। अक्सर लोग जाफरान वाला दूध भी पीते हैं, दैट इज अनदर थिंग एज वेल। वो भी आपको बहुत हेल्प करता है, जाफरान वाला दूध भी आपको, क्योंकि वो गर्म होता है, कैस्टर ऑयल भी गर्म होता है, तो वो आपके बच्चे को फॉर एग्जाम्पल फोर्सफुल एक लेबर में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि 9 मंथ्स तक तो वेट कर सकते हैं हम। अल्लाह ताला ने हमें जब इतना हमें हिम्मत दी है, तो 9 मंथ्स भी वेट कर सकते हैं। करने के बाद फिर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। there's no harm, there's no harm. Yes. Okay, so thank you so much, Dr. Salima, for the wonderful session, and I really appreciate and thank you so much for joining us. And I hope that you all like the session. Inshallah, we will be coming in the month of October with a series of online session for you all and on the different topics. So thank you so much, Dr. Salima, for joining us today. Okay.